देखो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे अगर एक लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। तो ये जो लूप होगा उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो रहा है। यहाँ पहला केस जो है ये है कि अगर लूप के साथ बैटरी जो है इंटरनली कनेक्टेड है तो केस देख रहे हैं। तो इस केस में अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं होता है बच्चों तो अपन ये केस डील करेंगे। तो इस केस में होता क्या है कि जो लूप पे नेट फोर्स होता है, याद रखना, लूप पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। टॉर्क जो होता है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ एक लूप लिया हूं मैं, इसमें जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दौड़ रहा है। देखो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लूप, और ये है डॉट डॉट मतलब आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर इस पे फोर्स की बात करें तो देखो यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो इस पे फोर्स जो होगा इधर लग रहा होगा, छोटा सा फोर्स डीएफ। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे तो करंट एलिमेंट ऐसा, यहाँ देखोगे तो करंट एलिमेंट ऐसा, क्योंकि अब अपन जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो देखो यहाँ देखें तो जो पार्ट इतना फोर्स, जितना पार्ट पे यहाँ फोर्स लग रहा है उतना ही पार्ट पे यहाँ फोर्स लग रहा है, उतना ही पार्ट पे। तो अगर अगर इसको एक पॉइंट पे लाते हो तो देखो ये डी एफ, ये डी एफ, ये डी एफ और ये डी एफ, तो होगा क्या बच्चों, यही रीजन है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को रखते हैं तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। याद रखना, नेट फोर्स जीरो होता है। देखो अगर मैं टेंशन की बात करूँ तो हो क्या रहा होगा बच्चों कि ये डीएफ फोर्स इधर खींच रहा होगा, ये डीएफ और लूप को ऐसे खींच रहा होगा, तो ये जो लूप है इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा होगा, मतलब ये खींच रहा होगा। अगर मैं टेंशन की बात करूं तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, हाफ लूप लेता हूं। हाफ लूप पे अगर फोर्स की बात करें तो देखो एफ एम इधर आ रहा होगा बी आई एल, और एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2r के बराबर। तो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, देखो क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये रही होगी तो करंट ये रहा होगा, तो अपवर्ड फोर्स ऊपर और टेंशन यहाँ पे 2t। तो अगर टेंशन कैलकुलेट करते हो तो 2t विल बी इक्वेटेड टू 2rbi, ठीक है। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू आता है RBI। अगर मैं इस लूप का पेरीमीटर अपने को गिवन है, मैं उसकी लेंथ को L मानता हूँ, तो 2πr इज इक्वेटेड टू L, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से R इज इक्वल टू L अपॉन 2π, या इस R की वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में प्लेस करते हो बच्चों तो टेंशन जो मिल रहा होगा अपने को, वो जो टेंशन होगा वो आ रहा होगा BIL डिवाइडेड बाई 2π, वेयर L इज द लेंथ ऑफ पेरीमीटर या लेंथ ऑफ लूप या पेरीमीटर ऑफ लूप। देखो यहाँ एक सवाल है, सवाल ये है कि एक इर्रेगुलर शेप का कंडक्टर है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू I है, और उसको अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिए हैं जो कि आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, मतलब बाहर के साइड है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि इस पे नेट फोर्स बताओ कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस लूप का फाइनल शेप क्या होगा और टेंशन कितना डेवलप हो रहा होगा इस लूप में। चलो, तो अगर इस सवाल को सॉल्व करके देखें बच्चों, तो मैं बताया था कि अगर लूप किसी भी शेप का हो बच्चों, लूप किसी भी शेप का हो, अगर उसको अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा जीरो। क्या होगा, वो जीरो आएगा। तो पहला अगर सॉल्यूशन करें तो जो पहले पार्ट का सॉल्यूशन होगा वो होगा एफ नेट विल बी जीरो। अगर दूसरा पार्ट का सॉल्यूशन करें बच्चों तो देखो ये जो इरेगुलर शेप का कंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, डॉट है, इसमें करंट इस सेंस में बह रहा है। तो अगर इतना पार्ट को देखोगे तो डीएफ फोर्स ऊपर लग रहा, इधर लग रहा होगा, यहाँ देखोगे तो इधर लग रहा होगा, यहाँ देखोगे तो इधर लग रहा होगा, सिमिलरली यहाँ देखते हो तो ऊपर लग रहा होगा। तो इसमें एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसका फाइनल शेप क्या होगा, देखो चारों ओर से अगर खींच रहा हूँ सेम फोर्स से तो इसका जो फाइनल शेप आएगा ये सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका जो फाइनल शेप होगा, दिस विल इज द फाइनल शेप, ये सर्किल बन जाएगा बच्चों। तो फाइनल शेप क्या होगा, तो आप लिखोगे जो फाइनल शेप होगा बच्चों वो सर्किल होगा। क्या होगा, सर्किल। चलो,
टेंशन की बात करते हैं कि टेंशन कितना आ रहा होगा। देखो अगर आप टेंशन निकालते हो तो मैं टेंशन को लिखा था RBI। देखो यहाँ लेंथ जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 12.5 मीटर, ये जो है 4 पाई के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो 2 पाई r इज इक्वल टू 4 पाई, तो यहाँ से r की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ डाल दो, तो 2BI विल बी द टेंशन। टेंशन कितना आ रहा होगा, टेंशन जो आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा 2BI। चलो अपन अगला केस कंसीडर करते हैं, जब लूप में बैटरी जो है एक्सटर्नली कनेक्टेड होगा। क्या होगा, जब लूप में बैटरी एक्सटर्नली कनेक्टेड हो। जो केस 2 है बच्चों वो है बैटरी इज एक्सटर्नली कनेक्टेड। क्या है, अगर बैटरी जो है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड लूप से है तो याद रखना इस केस में जो एफनेट बनेगा वो जो होगा मे और मे नॉट बी 0। इसमें जो टॉर्क होगा बच्चों वो भी मे और मे नॉट बी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने एक्सटर्नली कनेक्टेड बैटरी का केस देख लिया था बच्चों। जैसे मान लो कि एक यूनिफॉर्म लूप है ऐसा, इसकी रेडियस r है। हमने क्या किया, यहाँ डायगोनल के अपोजिट एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ से I करंट आ रहा है। तो अगर ये एक यूनिफॉर्म है तो यहाँ I/2 आ रहा होगा और यहाँ I/2 आ रहा होगा। देखो अगर मैं ऊपर वाले लूप की बात करूँ और इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनवर्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऊपर वाले की बात करें बच्चों तो इसमें जो वेक्टर आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा और इसकी वैल्यू 2 आ रही होगी। नीचे वाला की भी बात करें तो ऐसे आ रहा होगा ना, ये भी 2R होगा, ये भी लेंथ 2R होगा। इस पे अगर फोर्स देखते हो तो देखो ये तो ये वाले पे जो फोर्स होगा ये भी ऊपर और इस पे भी फोर्स ऊपर। तो जो ओवरऑल फोर्स होगा बच्चों एफ नेट वो आएगा 2 टाइम्स FM, और FM की वैल्यू कितना है, देखो FM की वैल्यू आएगी BI, ठीक है, BI देखो FM आ रहा होगा 2 टाइम्स 2R, तो आ रहा होगा 4B, कितना आ रहा होगा बच्चों 4BI इंटू R, ये आ रहा होगा एफ नेट। यहाँ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर लूप जो है एक्सटर्नली बैटरी से कनेक्टेड है तो इस केस में आप फोर्स निकाल सकते हो। यहाँ एक और बात है, यहाँ जो I है वो I/2 है बच्चों, तो यहाँ I/2 लिखोगे ना, तो यहाँ I/2 लिखोगे तो 2BIR आ रहा होगा, कोई दिक्कत, 2 टाइम्स BIR। हाँ यहाँ देखो करंट की वैल्यू जो है ये I/2 है, तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2BIR। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा बच्चों, नेट फोर्स जो है 0 नहीं आ रहा है जब अपन एक्सटर्नली बैटरी से कनेक्ट करते हैं लूप को। देखो एक और सवाल देखते हैं, सवाल ऐसा है कि फाइंड एफ नेट ऑन स्क्वायर लूप। एक स्क्वायर लूप है, उस पे जो होगा उस पे जो होगा उस पे एफ नेट कितना आ रहा होगा। देखो सवाल ऐसा है, देखो सवाल ऐसा है, ये एक लूप है स्क्वायर लूप, ठीक है, एक स्क्वायर लूप है, थोड़ा सा इसको बना लो अच्छे से, ये स्क्वायर लूप है, ठीक है। यहाँ एक करंट I आ रहा है, ये जो पार्ट है एक कॉपर का बना हुआ है, एक आयरन का बना हुआ है और एक एल्युमिनियम का बना हुआ है। तो हर एक का रो अलग अलग होगा,
तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो अलग अलग होगा। मान लो यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ मान लिया मैंने I1 करंट जा रहा है, यहाँ I2 करंट और यहाँ I3 करंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है क्रॉस। यहाँ पे आपको बताना है कि इस लूप पे नेट फोर्स कितना आ रहा होगा। देखो अगर इसका सॉल्यूशन अपन करें, अगर इसका एक जो लेंथ है वो ए है, कितना है, ए है, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना होगा, √2a होगा, क्योंकि ये डायगोनल है। देखो करंट इससे I1 जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स आ रहा होगा, अगर मैं I1 के लिए लिखूं तो देखो ये जो है I1 करंट और इसकी √2a और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसको मैं F1 बोलता हूँ। तो F1 की वैल्यू जो आ रही होगी √2a BI1। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालूं बच्चों, तो इससे फोर्स जो होगा ऊपर लग रहा होगा ना, इस पे भी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसको 1 बोलता हूँ F1 ना, इसको F2। तो जो F2 आ रहा होगा बच्चों वो भी √2a BI2 आ रहा होगा। सिमिलरली अगर I3 की बात करते हैं तो इस पे F3 लग रहा होगा, और इस F3 की वैल्यू आ रही होगी √2a B इंटू I3। हम क्या करते हैं, इनको वेक्टर सम करते हैं, पूरा फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इस लूप पे जो ओवरऑल फोर्स हो रहा होगा बच्चों ये ऊपर ही लग रहा होगा। उस ऊपर वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो अपन क्या करेंगे, जो F नेट होगा ये अपन जोड़ देंगे ना, इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ोगे तो √2a B लिखो यहाँ, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर यहाँ KCL यूज करते हो बच्चों यहाँ पे, तो I को आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो I से, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी इतना, ये आ रहा होगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्क्वायर लूप ना, और ये अपवर्ड आ रहा होगा। ये कहाँ आ रहा होगा बच्चों, ये अपवर्ड फोर्स आ रहा होगा ना। देखो एक और सवाल देखते हैं। सवाल है फाइंड द नेट फोर्स ऑन AB। एक ऐसा बच्चों सवाल है, A है, B है, C है और D है। इसमें अपन क्या किए हैं, इसको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। एक करंट ऐसे दौड़ रहा है I, ठीक है, क्रॉस में। आपको बताना है कि FAB कितना आएगा, FAB की वैल्यू कितनी आ रही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर सॉल्यूशन करते हो तो देखो क्या बनाओगे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, इस पे फोर्स मान रहा हूं, यहाँ फोर्स मान लेता हूं F1, यहाँ फोर्स F2 लग रहा होगा और यहाँ F3 लग रहा होगा, और यहाँ पे F4 लग रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। क्यों लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि देखो आइडियल इधर और ये B अंदर, तो इस पे फोर्स फेस ऑफ द पाम बताएगा ना, राइट हैंड पाम रूल। तो देखो अगर F और ये क्लोज लूप है, तो मैं बताया था अगर क्लोज लूप है तो इस पे नेट फोर्स कितना आएगा, 0। तो जो नेट फोर्स होगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो जो F4 है वो है AB पे फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्या रहा होगा, देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या रहा, इसका वेक्टर एडिशन आ रहा होगा। देखो अगर मैं इन दो फोर्स को देखूं, अगर मैं इन दो फोर्स को देखता हूं, तो F3 की वैल्यू इधर है और F2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू इधर है और F2 की वैल्यू इधर है। ये फोर्स छोटा होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स होता है BIL, और अपन देख रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है ये छोटा है, इसका लेंथ छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू BC कंडक्टर। तो चूंकि F3 इज ग्रेटर देन F1,
तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो F3 माइनस F1 और एक फोर्स इधर है F2। इसका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो FR बोल रहा हूँ, जो कि किससे बैलेंस हो रहा होगा, F4 से, तभी तो नेट जीरो आएगा। इसकी जो वैल्यू आ रही होगी देखो वो आ रहा होगा F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो जो F4 आ रहा होगा, ठीक है, F4 आ रहा होगा जो कि FAB है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, इतने के बराबर आ रही होगी, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन रहा होगा। तो देखो ये था लूप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। अब हम बात करने जा रहे हैं जब करंट कैरिंग कंडक्टर को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। चलो जो अगला टॉपिक है ये है बच्चों फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो यहाँ एक केस लेते हैं, यहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I1 और यहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I2, पॉइंट लेंथ का है, मान लो यहाँ A है और यहाँ B है, कोई दिक्कत। देखो अगर अपन देखें तो ये पहला कंडक्टर है, इसको मैं पहला कंडक्टर मान रहा हूँ और इसको दूसरा कंडक्टर मान रहा हूँ। तो देखो पहले कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनटू द प्लेन आएगा, पहली बात इनटू द प्लेन आ रहा होगा। क्यों बच्चों, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं, करंट ऊपर और पॉइंट अपने को इधर देखना है। तो देखो फेस ऑफ पाम कैसे रहा, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड पहले की वजह से बन रहा होगा वो आ रहा होगा म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई D। ये अपन देख रहे हैं कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मतलब अगर डिस्टेंस बहुत करीब है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इस पे जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। फोर्स कैसे लग रहा होगा, देखो करंट इधर तो इस पे फोर्स जो है डाउनवर्ड आ रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड आ रहा होगा। लेकिन क्या फोर्स यूनिफॉर्म होगा, देखो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो होता है वो होता है BIL और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। मतलब अगर बहुत करीब हो तो फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब अगर इसमें मैं फोर्स दिखाऊं बच्चों तो ये वाला इंड जो है बहुत करीब है तो इस पे फोर्स ऐसे रहा होगा FM, फिर यहाँ थोड़ा सा कम, जैसे से दूर जाएंगे B की वैल्यू कम, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। तो देखो यहाँ नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है। तो हो क्या रहा है, इधर फोर्स ज़्यादा है तो इस पे एक टॉर्क लगेगा, ये जो है टेंडेंसी रखेगा ऐसे रोटेट होने की। एक बार जैसे ही ये ऐसे जैसे रोटेट होगा तो इसमें करंट जो है एंटी पैरेलल है, तो इसमें फाइनली अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा ना, जैसे ये सीधा होगा तो ठीक है। देखो तो यहाँ मोशन देखें तो यहाँ रोटेशन भी हो रहा है और फिर ट्रांसलेशन भी हो रहा है, और जो फोर्स का नेचर है बच्चों वो अट्रैक्टिव है। तो पहले तो रोटेशन होगा उसके बाद ट्रांसलेशन, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ये चिपकना चालू कर देगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर इसी लूप को, इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं अगर प्लेस कर देता यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इफ अगर B यूनिफॉर्म होता तो क्या होता। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, मान लो ये क्रॉस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता और मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को इसमें प्लेस करता, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और मैं क्या करता हूँ, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था इसमें I2 करंट था, ये A था और ये B था, इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है,
तो जो एफ एम लग रहा होगा वो लग रहा होगा बी आई इंटू एल। मान लो कि ये एल लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है। तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, देखो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फिंगर्स नीचे किया। अब देखो फेस ऑफ पाम कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस पे जो फोर्स आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा। लेकिन क्या फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है। तो यहाँ जो एफ एम आ रहा है बच्चों वो यूनिफॉर्म आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। क्या टॉर्क बन रहा है? टॉर्क की वैल्यू 0 है, क्योंकि फोर्स की टेंडेंसी ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है बच्चों सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। तो देखो ये था केस जब अपन देख रहे थे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ कंडक्टर पे। जब दो इनफाइनाइट कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख देते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आता है। जो अगला टॉपिक है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये देखो मैं क्या करता हूं, एक कंडक्टर ऐसे लेता हूं, इसमें I1 और R डिस्टेंस पे दूसरा कंडक्टर लेता हूं I2, ठीक है। देखो ये इनफाइनाइट कंडक्टर है। मैं जब इसको डील करूंगा बच्चों तो ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये सेकंड कंडक्टर है। तो जो दूसरा कंडक्टर है वो पहले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है। तो देखो इसकी वजह से मैं अगर देखूं तो क्रॉस आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड B1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो है ये डॉट आ रहा है B2। अगर अपन इस पे फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट इधर, तो इस पे फोर्स आ रहा हुआ इधर, इसके छोटे से पार्ट में DL को कंसीडर करता हूँ, इस पे जो है छोटा सा फोर्स इधर आ रहा होगा। सिमिलरली अगर इस पे कैलकुलेट करोगे तो इस पे फोर्स इधर आ रहा होगा। तो देखो अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बच्चों, तो अपन देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे DFM और DFM2 लिखता हूँ। तो मैं DFM1 कैलकुलेट करूँ तो ये DL1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ये छोटा सा लेंथ, और इसको मैं DL2 लिखता हूँ। तो देखो अगर फोर्स की बात करूँ तो देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स, तो मैं दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इंटू फर्स्ट का करंट DL1 साइन 90 डिग्री। देखो L1 और B के बीच में देखो 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए मैंने लिखा। तो DFM1 की जो वैल्यू है, B की वैल्यू डालोगे तो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R आ रहा होगा ना, इंटू I1 इंटू DL1, और साइन 90 कितना होता है 1, इसको 1 लिख दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो देखो DFM1 डिवाइडेड बाई DL1, इसकी वैल्यू जो आ रही होगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन बोलते हैं F, बोल रहा हूँ F मतलब हो जाएगा फोर्स, स्मॉल f बोल रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोल रहा हूँ बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को लिखूंगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ये जो फोर्स का नेचर होगा बच्चों ये कैसा आ रहा होगा, ये आ रहा है अट्रैक्टिव। क्या आ रहा है? अट्रैक्टिव, याद रखना। देखो
अगर मैं दूसरा फोर्स निकालूं बच्चों, जो दूसरा फोर्स होगा, देखो जो दूसरा फोर्स है उसकी भी वैल्यू अगर मैं निकालूं सिमिलरली DFM2 डिवाइडेड बाई DL2 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये भी इतना ही आ रही होगी। आप एक बार कैलकुलेट करना उसको, इतना ही आ रहा होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें बच्चों, तो जो F की वैल्यू है वो आएगी μ0I1I2 डिवाइड बाई 2πr। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, DFM1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ DFM2, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है बच्चों वो अलग अलग है। तो यहाँ ये फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। देखो अगर यहाँ नोट लिखे हैं तो अपन देखे हैं कि अगर करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, जो फोर्स आ रहा है वो अट्रैक्टिव है। तो लिखो नोट, यहाँ अगर नोट लिखोगे, इफ करंट फ्लोइंग इन, पहला पार्ट लिखो सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फोर्स जो आएगा, जो फोर्स आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा। क्या आएगा? अट्रैक्टिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर करंट जो है दोनों कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ जो FM आ रहा होगा वो रिपल्सिव होगा। क्या होगा? रिपल्सिव होगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये मान लो I1 है, ये है I2, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो इनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो अट्रैक्टिव आ रहा होगा। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर B नंबर की बात करें, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों, मतलब ये करंट ये ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव आ रहा होगा। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो रिपल्सिव हो रहा हो। ये देखो, ये है रिपल्सिव, मतलब ये रिपल्सिव है और ये अट्रैक्टिव है। इसी नोट्स को मैंने लिखाया है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सन आ रहा होगा। और देखो एक छोटा सा सवाल करते हैं। सवाल ऐसा है, एक छोटा सवाल है कि एक कंडक्टर को अपन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उस पर फोर्स कैलकुलेट करा रहा हूँ। एक कंडक्टर है, ये I1 है और एक L लेंथ का कंडक्टर है। यहाँ से ये सपोज करो R डिस्टेंस है सेपरेटेड। ठीक है, आपको बताना है कि फोर्स ऑन AB कितना आ रहा होगा। देखो अपन देखे हैं कि अगर इस कंडक्टर को देखें अपन, इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है ना, I2 है। इस कंडक्टर को देखें अपन तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। क्यों? क्योंकि जो B1 लिखेंगे बच्चों वो लिखेंगे μ0I1 डिवाइड बाई 2πd, और इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पे कैसे फोर्स निकालेंगे? मैं यहाँ से x जाता हूँ, मैं यहाँ x गया और यहाँ dx का थिकनेस काट दिया, और इस पे dx जैसे ही काटूंगा तो ये छोटे से लेंथ पे छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, जिसका इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा होगा, और ये करंट ऐसा है तो इस पे फोर्स जो है df लग रहा होगा, वो ऐसे लग रहा होगा। देखो अगर मैं इस df को लिखूं बच्चों, तो df को क्या लिखूंगा? देखो df को लिखूंगा, ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो 1 की वजह से आ रहा होगा, B1 I2 इंटू dx साइन 90 डिग्री, ये फोर्स लिखूंगा B1 I2 इंटू dx आ रहा होगा। अगर B1 को लिखूं तो लिखूंगा μ0I1 डिवाइडेड बाई 2πx इंटू I2 dx। अगर मैं, ये है df, अगर मैं पूरा फोर्स निकालूं AB पे बच्चों तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे को μ0I1 I2 डिवाइड बाई 2π इंटीग्रेशन 1/x
dx। कहाँ से कहाँ तक? r से लेकर के, देखो r से लेकर के r प्लस एल तक। इसको आप अगर इंटीग्रेट करते हो तो देखो आपको मिल रहा होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा ln x, कहाँ से कहाँ तक? r से r प्लस एल तक। इसको अगर फाइनल लिखोगे बच्चों तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो याद रखना जो फोर्स का वैल्यू आता है वो आता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल रहा होगा। तो दिस इज द फोर्स, ये फोर्स है जो एक्ट कर रहा है। इसको याद रखना, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई ln ऑफ r प्लस एल डिवाइड बाई r। ये है नॉन। चलो एक सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है, देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I1, इसमें मैंने एक इसके बगल में एक लूप रखा है, यहाँ पे याद रखो, देखिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सॉरी यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। मान लो इसका जो डायमेंशन है ये ए है। क्या है बच्चों? इसका जो डायमेंशन है वो ए है। देखो यहाँ ए बी सी और डी लगा, और जो ए डी है बच्चों, यहाँ से ये जो साइड है वो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। आपको बताना है कि नेट फोर्स जो होगा ए बी सी डी लूप पे कितना लग रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको एक एक करके एनालाइज करते हैं। अगर ये फर्स्ट साइड को देखें, अगर मैं फर्स्ट साइड को देखूं तो फर्स्ट साइड के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लेकिन ये जो होगा और ये जो होगा ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है, लेकिन ये जो बीसी हुआ, तो अपन इसको अपन देखें तो साइड ए बी ए डी एंड बीसी जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चों वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर कंडक्टर ए बी एंड सी डी को देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा बच्चों B1 वो इनटू द प्लेन बन रहा होगा, और इस पे जो फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा और इस पे फोर्स डाउनवर्ड होगा। इस पे अगर फोर्स देखें जो नॉन यूनिफॉर्म का है एफ ए बी जो कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ है, और एफ एन एफ सी डी बोल दो, एफ सी डी जो है नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो इनका डायरेक्शन जो है और लेंथ सेम है कंडक्टर का, तो इनकी वैल्यू तो सेम आ रही होगी। तो इस पे जो ये जो फोर्स बन रहे होंगे ऊपर नॉन यूनिफॉर्म, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा ये दोनों फोर्स। तो ये करीब में है तो इस पे जो फोर्स होगा एफ ए डी और इस पे जो फोर्स होगा बच्चों एफ बी सी, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, लेकिन ये फोर्स जो है ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पे और ये ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो देखो अगर मैं इसको एनालाइज करूं और आपको बताऊं तो आप लिख सकते हो, अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो अगर आप एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू लिखोगे म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1, इसमें करंट की वैल्यू मान लो I2 है ना, करंट I2 मान लो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा R प्लस ए डिवाइडेड बाई R, ये फोर्स आ रहा होगा जो कि इक्वल होगा और कैंसिल हो रहा होगा। तो किसी पॉइंट पे ये जो फोर्स आ रहा होगा एफ ए बी, ठीक है, और ये एफ सी डी, ये तो कैंसिल हो रहा है। बचा इधर वाला फोर्स जो कम आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज एफ बी सी, इधर का फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा एफ ए डी ना। चलो अगर एफ ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो जो वैल्यू आ रही होगी म्यू नॉट I1 I2
डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, ये आ रहा होगा। चलो अगर एफ बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर प्लस ए। क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये एफ बी सी जो है वो कम है, तो इस पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा बच्चों, एफ नेट जो आ रहा होगा वो इधर आ रहा होगा। ये जो एफ नेट आ रहा होगा, जो जिसको अपन एफ ए बी सी बोलेंगे, बी सी डी बोलेंगे, इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो देखो ये आ रहा होगा एफ ए डी माइनस एफ बी सी। क्योंकि ऊपर वाला फोर्स नॉन यूनिफॉर्म का है वो कैंसिल हो रहा है, तो जो एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए बी सी डी की वैल्यू मिल रही होगी वो हो रहा होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, ये फोर्स आपको मिल रहा होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा तो यहाँ ब्रैकेट ये सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। चलो अब अगर छोटा सा नोट देखें बच्चों, तो ये जो होगा, ये जो लूप था ये अट्रैक्ट हो रहा था टुवर्ड द वायर। तो देखो कभी कभी सवाल आपसे सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन पे पूछ देता है। देखो मान लो कि एक करंट ऐसे दौड़ रहा है और यहाँ एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट I2 ऐसे फ्लो हो रहा है। आपको पूछा है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, तो आप क्या करना, पास वाले करंट का नेचर देखना किस सेंस में है। अगर पास वाले का नेचर देखें बच्चों, पास वाले का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, और दूर का देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फोर्स, तो ओवरऑल फोर्स तो अपन पास वाला ही से निकलेगा ना। तो देखो इसमें करंट जो है अपवर्ड ही जा रहा है, दोनों I1 और I2। अपन बात किए थे कि अगर दो कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स अगर निकालना है अपने को और करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन, मतलब ये लूप इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? इस पे फोर्स, ओवरऑल फोर्स इधर लग रहा होगा। सिमिलरली बच्चों अगर मान लो एक लूप ऐसा है, इसमें करंट I2 ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये फिक्स है ना, इस बार ये सब फिक्स है। आपको बताना है कि ये जो स्क्वायर लूप है ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी। तो देखो अपन क्या करेंगे, पास वाला करंट देखेंगे। पास वाला करंट, एक में करंट ऊपर है, दूसरे में करंट नीचे है, तो इस केस में क्या होता था, याद करो, रिपल्सन। तो ये जो लूप होगा ये रिपेल हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रिपेल हो रहा होगा। इससे फोर्स जो ओवरऑल होगा वो रिपल्सिव फोर्स आ रहा होगा। चलो अब जो अगला टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ वायर। देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ वायर क्या होता है। देखो जो पहला टॉपिक है ये है इक्विलिब्रियम ऑफ वायर। इसमें जो केस 1 है बच्चों वो ये है, when free wire is suspended, when free wire is suspended, when the free wire is suspended below the fixed wire या source wire, fixed या source wire। देखो ये क्या मैं बोल रहा हूँ इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट I1 ऐसे है, ये यहाँ से हैंग करके फिक्स किए हैं। क्या किए हैं बच्चों? हैंग करके फिक्स किए हैं। ठीक है, यहाँ हैंग करके मैंने इसको फिक्स किया है। ये है सीलिंग, किसी सीलिंग से मैंने इसको फिक्स किया है। इसमें करंट I1 है। देखो मैंने क्या किया, एक फ्री वायर लिया जो कि इससे h डिस्टेंस नीचे है, इसमें भी करंट I2 ऐसे फ्लो हो रहा है। दिस इज द फ्री वायर ना, मैंने ये फ्री वायर लिया। इस
वायर का मास पर यूनिट लेंथ ये है, ठीक है, इसको मैं म्यू बोल रहा हूँ, मास पर यूनिट लेंथ म्यू। देखो अगर मैं इस केस को डील करूं तो मास पर यूनिट लेंथ, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा M/L2 इंटू जी नीचे, इसको आप लिख सकते हैं म्यू जी। और ये दोनों वायर में करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा एक Fm ऊपर लग रहा होगा। Fm मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाला। तो आप यहाँ पे Fm को इक्वेट कर सकते हो इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम Fm इज इक्वेटेड टू म्यू इंटू जी, लिख सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई H इज इक्वल टू M/L2 इंटू जी इज इक्वल टू म्यू जी, ऐसे लिखा जा सकता है। मैं बोला हूं कि दिस इज द इक्विलिब्रियम केस, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम मान लिया, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम का नेचर चेक करता हूँ। इक्विलिब्रियम का नेचर चेक करने का मतलब हुआ मैं इसको थोड़ा सा इस वायर को ऊपर ले गया, मैं इस वायर को ऊपर लाया, मैं इस वायर को यहाँ लाया, फ्री वायर को यहाँ लाया। जैसे इस वायर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा बच्चों, तो इस H की वैल्यू कम होगी, और H की वैल्यू कम होगी तो ये जो Fm होगा ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो Fm होगा, क्योंकि यहाँ पे H डैश आ रहा है, देखो मैं इसको यहाँ लेके चला है H डैश, क्योंकि H डैश की वैल्यू कम है H से, तो इस केस में जो Fm डैश होगा वो ज़्यादा हो जाएगा Fm से। तो मैं इसको ऊपर लेके गया और नेट फोर्स ऊपर ही लगने लगा, एफ नेट जो है ऊपर ही लगने लगा। तो मैं इसको ऊपर लेके गया इक्विलिब्रियम से, और ये ऊपर ही चलता गया, तो क्या ये तो इसकी टेंडेंसी नहीं रही वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आने की। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है बच्चों, अगर यहाँ इक्विलिब्रियम का नेचर देखोगे तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, क्योंकि एफ नेट इज नॉट रीस्टोरिंग। एफ नेट जो है बच्चों वो रीस्टोरिंग नेचर का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा होगा, ये था। अब मान लो अपन केस 2 डील करते हैं। केस 2 में ये है, व्हेन फ्री वायर इज अबव द फिक्स और सोर्स वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो यहाँ ये फ्री वायर लिया मैं, फ्री वायर, इसमें I2 ले रहा हूँ, और एक यहाँ पे हैंग करके रखा हूँ, ये है सोर्स वायर, इसमें करंट I2 है, और ये H डिस्टेंस पे ऊपर मैंने रखा है, ठीक है। इसमें करंट जो होगा, इसमें I1 करंट होगा, इसमें करंट मान लो I1 ऐसे दौड़ रहा है। इस पे फोर्स देखोगे Fm तो रिपल्सिव है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ M/L2 है, इसको मैं म्यू से दिखा रहा हूँ। तो मैं ये वाले केस को इक्विलिब्रियम केस मानता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। तो देखो एट इक्विलिब्रियम अगर आप चेक करते हो, अगर आप इक्विलिब्रियम पे चेक करोगे बच्चों, तो देखो कितना बन रहा होगा। अगर आप इक्विलिब्रियम पे इसको इक्वेट करते हो, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो, म्यूजी इज इक्वेटेड टू, कितना आ रहा होगा, म्यूजी इज इक्वेटेड टू Fm, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आप इसको सीधे ऐसे इक्वेट कर दो कि Fm इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, ठीक है। Fm को लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई H इज इक्वल टू आ रहा होगा, देखो म्यू इंटू जी इज इक्वल टू M/L2 इंटू जी, ये आ रहा होगा फोर्स। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ। इस वायर को जैसे ही थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करूंगा तो Fm की वैल्यू कम हो जाएगी। जो Fm ऊपर लग रहा है बच्चों, यहाँ तो म्यूजी लग रहा है और इस पे Fm डैश लग रहा है। तो जैसे ही इसको Fm ऊपर लेके जाऊंगा तो H डैश की वैल्यू ग्रेटर है H से,
तो एफ एम डैश की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी एफ एम से। तो जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम। तो टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम जो फोर्स लगता है यहाँ पे, जो इक्विलिब्रियम का नेचर होगा बच्चों वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ऑसिलेटरी मोशन होता है, ये बात अपने को पता है, ऑसिलेटरी मोशन। मैं क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को छोटा रखता हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट को छोटा रखूंगा तो एसएचएम होगा, और एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड मैं निकाल सकता हूँ। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा 2πh/g आ रहा होगा। ये याद रखना है, इसको आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो। मैंने ऐसा केस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता दिया था आपको। तो अब अपन बात करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल चार्ज बीम्स। दो पैरेलल चार्ज बीम्स हैं तो उनके बीच कितना फोर्स आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ एक प्लस क्यू है और एक यहाँ प्लस क्यू है, ये आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये जो है सीधे स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं ऐसे, ये भी सीधे स्ट्रेट पाथ में ऐसे मूव कर रहा है। ये वी स्पीड से है, ये भी वी स्पीड से, ये सीधे मूव कर रहे हैं। तो देखो अगर इस पे दो फोर्स लग रहा हुआ, अपने को पता है कि मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं बोलता हूँ कि एफ एम इधर लग रहा होगा, देख लो, क्योंकि इसके वजह से जो होगा फील्ड अंदर आ रहा होगा V1। इसको मैं फर्स्ट चार्ज बोलता हूँ, इसको सेकेंड चार्ज, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इधर लग रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस पे फोर्स देखोगे तो इधर लग रहा होगा, और इस पे फोर्स देखोगे तो इधर लग रहा होगा। ये है एफ एम। ये जो है रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव लग रहा होगा ऐसे। देखो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के, तो दो चार्ज मूविंग है तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फोर्स होगा मैं इसको FM1 बोलता हूँ। इसको बोल लो FM1, इसको बोल दो FM2। तो FM1 की वैल्यू आएगी QB साइन थीटा, QB2 और साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। QB2 की वैल्यू क्या लिखोगे, μ0/QB साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई R²। तो जितना FM1 आ रहा होगा बच्चों उतना ही FM2 आ रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज अलग आ रहा होगा। तो इसको आप देखोगे तो μ0/4π/Q² V² बाई R², ये आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स। और अब अपन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स देखें बच्चों, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो आ रहा है 1/4πε0 Q² डिवाइड बाई R²। अगर मैं FM/FE करूं तो देखो अपने को क्या मिल रहा होगा, μ0/4π Q² V² डिवाइड बाई R² डिवाइडेड बाई 1/4πε0 Q² बाई R²। ये कटा, ये कटा, क्या देखो दिक्कत, 4π कट गया, R² कट गया। तो FM/FE की जो वैल्यू आ रही है ये आपको देखो कितना मिल रहा होगा। ये जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चों, इसको कैलकुलेट करोगे तो μ0ε0 इंटू V²। और अपने को पता है कि 1/μ0ε0 इज इक्वल टू C होता है, कितना होता है ये। तो इसको 1/μ0/ε0 को अपन C² लिख सकते हैं। तो μ0 इंटू ε0 को 1/C² लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखोगे तो FM/FE की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V² बाई C²। अपने को ये बात पता है कि C इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V, तो यहाँ पे जो होगा FE इज वेरी वेरी ग्रेटर देन FM। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मतलब इस पर जो नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है रिपल्सिव नेचर का है, तो चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी
वो रिपल्सिव होगी। क्या होगी बच्चों? ये जो होगा रिपल्सिव, ये पाथ ऐसे ले रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ये रिपल्सिव पाथ ले रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा। यहाँ एफ एम से क्यों नहीं देखे? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, ये उससे ज़्यादा डोमिनेट कौन होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ जो भी मूविंग चार्ज पार्टिकल का केस डील करेंगे मोशन का, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का ही डोमिनेशन रहेगा, वही डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर मान लो कि अगर अपोजिट चार्ज पार्टिकल रहता, तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल की वैल्यू सेम थी, तो यहाँ नोट लिखो, नोट में ये लिखो कि अगर दो चार्ज पार्टिकल रहते, Q1 V1 से जाता और Q2 V2 से जाता, अगर ऐसा रहता तो जो FM फोर्स आता वो बताओ कितना आता? जो FM आता बच्चों वो आता μ0/4 Q1 इंटू Q2 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई R²। मतलब मैं ये केस बता रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज बीम होता प्लस Q1 और यहाँ एक चार्ज बीम होता प्लस Q2, और ये मूव करते V1 से और ये मूव करता V2 से। तो इस केस में मान लो इसके बीच में R डिस्टेंस होता, इस केस में जो फोर्स आता है FM वही आता, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता वो आता Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ अभी भी Fe जो होता वो ज़्यादा आता FM से। ये बात आपको पता है? ये था पहला नोट। अगर दूसरा नोट लिखे बच्चों, मान लो लाइक चार्ज जा रहा है, जैसे अगर दूसरा नोट है लाइक चार्ज का केस, लाइक चार्जेज, तो अगर लाइक चार्जेज इस केस में मूव कर रहा है तो लाइक चार्जेज क्या करते हैं? रिपल्सन। तो इस केस में रिपल्सन होता बच्चों। ठीक है, अगर अनलाइक चार्जेस जाते हैं, अगर मान लो अगर अनलाइक चार्जेस मूव करते तो क्या होता? अगर अनलाइक चार्जेस मूव करते तो ओवरऑल जो होता वो अट्रैक्शन होता, मतलब एक दूसरे के पास आते। जैसे मान लो कि यहाँ पे V1 स्पीड से Q1 प्लस Q1 जा रहा है और R डिस्टेंस पे Q2 जो है V2 स्पीड से जा रहा है, तो इस केस में इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी ये पास आने की होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास आते, मतलब अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, रिपल्सन नहीं होता। ये नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, याद रखिएगा। तो अगर दो चार्ज जो है बच्चों वो मोशन में है, अगर दो चार्ज बीम जो है मोशन में है, तो याद रखना अपन इलेक्ट्रिक फोर्स के बिहाफ पे उनकी जो स्थिति होगी उसको देखेंगे, उनका जो सिचुएशन बनेगा वो अपन, वैसे तो FM और FE दोनों बन रहा है लेकिन FE जो है डोमिनेट कर रहा है। देखो अगर मैं तीसरा नोट लिखूं, तो जो तीसरा नोट है, मान लो एक कॉइल है ऐसा, इसमें इस बार DC करंट है। क्या है? DC करंट है। तो इसमें करंट ऐसे होगा, इसमें DC करंट है। तो देखो DC करंट तो कांस्टेंट होता है डायरेक्शन वाइज, तो इनके बीच में अगर मैं फोर्स देखूंगा तो देखो दोनों करंट ऐसा है, IDC जो है ऐसा है। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इनमें ये जो कॉइल होगा, जो स्प्रिंग होगा, ये जो कॉइल और स्प्रिंग है बच्चों, अगर इसमें DC करंट फ्लो हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब श्रिंक हो रहा होगा। ये श्रिंक हो रहा होगा ना बच्चों, श्रिंक हो रहा है, मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली अगर इसका ए पार्ट है ना, अगर अपन AC करंट फ्लो करा देते तो मान लो इसमें मैं AC करंट फ्लो करा देता, इसमें AC करंट आता, तो देखो अपन जानते हैं कि AC जो होता है
वो क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो जब प्लस आ रहा होगा, जब प्लस आ रहा होगा बच्चों, जब प्लस आ रहा होगा तो अट्रैक्शन बन रहा होगा, जब प्लस पिक आ रहा होगा तो अट्रैक्शन बन रहा होगा, और जैसे ही नेगेटिव पिक आ रहा होगा बच्चों तो रिपल्सन बन रहा होगा। तो इस केस में ये जो कॉइल होगा ये ऑसिलेशन करेगा, क्या करने लगेगा, ऑसिलेशन करेगा। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिपेल होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, ठीक है। तो इस केस में जब प्लस आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट, और इस केस में क्या होगा बच्चों, रिपेल हो रहा होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा होगा, इसमें रिपेल मतलब एक्सपेंड हो रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मोशन जो होगा जब कॉइल में एसी करंट फ्लो कराते हैं तो इसको अपन या तो ऑसिलेशन बोल दो या कहीं कहीं कोई वाइब्रेशन भी दे देगा ऑप्शन में, तो इसको वाइब्रेशन भी लगा सकते हो।